Hey kids, I'm back. This is Swati, your English educator from Magnet Brains, and here we are going to start with the grammar solutions of our fourth unit. Name of the chapter is When the Fish Laughed, and we are already done with explanation, summary and question answers. अब सिर्फ grammar solutions बचे हैं, but in my last video हमने आपके बुक में जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन था जिसमें डिक्शनरी में व्हेनेवर यू ट्राई टू फाइंड अ वर्ड तो सिर्फ मीनिंग के अलावा देयर आर लोड ऑफ थिंग्स जो आपको उसमें पता लगा सकते हो, आपको उसमें बताई जाती है, बट वी नेवर पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट और वी डोंट पे एनी अटेंशन टू दैट. तो हम आज वही वर्ड्स पहले समझेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद आवर ग्रामर सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे इफ यू विल सी, तो जब आप कोई मीनिंग ढूंढते हो तो जैसे ये मीनिंग है, अब इस मीनिंग के बाद यहाँ पे सबसे पहला ये जो रॉकस, अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इसमें कितने सिलेबल हैं. सिलेबल का मतलब होता है आप किसी वर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. जैसे ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हैं, इसमें कितने हैं? रॉकस बस 2 सिलेबल हैं. ये पहली चीज होती है. दूसरी चीज जो आपको पता चलती है, दिस थिंग, ये क्या होता है? ये होता है उसका स्पेलिंग, मतलब कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है उसका. आपको ये पता तब चलेगा जब आप फोनिक्स जो है उसको आप समझोगे कि किस तरीके से ये ए लिखा जाता है. ये अगर लिखा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? रक्स, रक्स. अब ये रॉकास या रॉकुस नहीं होता, तो ये प्रोनाउंसिएशन हमें यहाँ पे पता चलता है. नेक्स्ट इज इफ यू विल सी, ये जो होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच बताता है, मतलब वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है. देन यू कम अबाउट द मीनिंग, ये आ जाता है आपका पूरा का पूरा मीनिंग. मीनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म, उसका एडवर्ब फॉर्म, मतलब वो किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके डिराइव्ड फॉर्म कौन कौन से होते हैं, हमें वो भी पता चल जाता है. इसके बाद आपको हमेशा एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया जाता है या आपको एक फ्रेज दिया जाता है जिसमें उसका यूसेज दिया जाता है. क्लियर? तो एक छोटा सा जो वर्ड है, जब आप उसे डिक्शनरी में फाइंड करते हो आपको इतने सारे मीनिंग पता लग जाते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है मीनिंग. अब नंबर 1 मीनिंग कहाँ पे है? वो मीनिंग हमारे पास, तो अब आप यहाँ पे देखो, बिहेविंग इन अ वेरी रफ एंड नॉइजी वे, तो ये हो गया आपका नंबर 1 विच इज द मीनिंग. नाउ सेकेंड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच. ये जो एडजेक्टिव दिया है ये है आपका पार्ट ऑफ स्पीच. थर्ड क्या है? वर्ड का यूसेज. वर्ड का यूसेज, अ रॉकस क्राउड, ये जो है ये आपका वर्ड का यूसेज दे दिया है. नेक्स्ट इज डिराइव्ड वर्ड, मतलब जिसमें एडवर्ब फॉर्म है या इसका जो नाउन फॉर्म है, ये जो दिया है ये है आपका डिराइव्ड फॉर्म कहते हैं इसे हम. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन. तो प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे है? ये है आपका प्रोनाउंसिएशन, इसको हम मार्क कर देंगे नंबर 5. देन यू हैव सिलेबल डिवीजन. अब सिलेबल डिवीजन है यहाँ पे, दिस इज योर सिलेबल डिवीजन. क्लियर? तो ये हमने सारे मार्क कर लिए. तो एक वर्ड जब आप डिक्शनरी में फाइंड करने की कोशिश करते हो, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू गेट टू नो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको क्या है? इट इज वेरी जनरल नॉलेज दैट यू शुड हैव, वेरी जनरल. और ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सिलेबल डिवीजन बताता है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, मीनिंग होता है, देन आपको उसका यूसेज पता लगता है और डिराइव्ड फॉर्म्स पता लगते हैं. क्लियर? तो ये हमने कर लिया है. अब हम जाते हैं आगे. Prepositions and object of prepositions. Now prepositions क्या होते हैं? Preposition is a word which consists of 2 word, pre and position. Pre का मतलब होता है पहले और position. Preposition एक ऐसे वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में जो नाउन है उसको बाकी के सेंटेंस से कनेक्ट करता है. जैसे अगर मैंने कहा a pen is on the table. If I say a pen is on the table. Now here मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये जो वर्ड है on, ये है मेरा preposition जो कि मेरा जो नाउन नंबर 1 है, ये जो पेन है, इसको बता रहा है कि ये जो नाउन नंबर 2 है टेबल, इससे कैसे कनेक्टेड है, इसकी पोजीशन क्या है, इस पेन की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल. विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, ये जो पेन है उस टेबल के ऊपर रखा गया है. अब ये ऑन द टेबल है,
ये अंडर द टेबल हो सकता था, ये ओवर द टेबल हो सकता था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी चीज जो है सेंटेंस में जो नाउन है उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड नाउन क्या है। क्लियर विद दिस? जैसे मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, अगर मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, अगर मैंने बोला कि मैं जो हूं गेट पे खड़ी हुई हूं, तो यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे जो आई है उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द गेट क्या है, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, गेट की रिस्पेक्ट में, मैं उस गेट पे खड़ी हूँ। मतलब अगर ये कोई गेट है, अगर आपको मान लो, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। अगर आप किसी के घर पे नॉक करते हो तो यू आर स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब आप दरवाजे पे खड़े हो। कभी मत बोलना यू आर स्टैंडिंग ऑन द डोर, वरना वो ऐसे छिपकली होती है ना जो दीवार पे चढ़ जाती है, दरवाजे पे चढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑन द डोर। अगर आप दरवाजे पे खड़े हो इसका मतलब आप दरवाजे के बगल में खड़े हो, आप कभी दरवाजे पे चिपक के नहीं खड़े होते। क्लियर? नाउ read the paragraph and underline the prepositions. He would ever so often speak in a manner that I could not make head or tail of. अब जो प्रिपोजिशन होता है, प्रिपोजिशंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे इन, ऑन, एट, ये आपके बेसिक प्रिपोजिशन होते हैं। इसके अलावा बिसाइड, बाय, नियर, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशंस होते हैं। प्रिपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं। अब ये सारे प्रिपोजिशन हमको इसमें आइडेंटिफाई करने। ही वुड एवर सो often speak in a manner that I could not make head or tail of. अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपके प्रिपोजिशन हो गए यहाँ पे। When I invited him home, he asked me if the beams of our house, beams किसके, beams एक नाउन है, beams किसके, of our house was strong enough। तो यहाँ of क्या हो गया, एक preposition हो गया। Now wouldn't you call that strange? Oh father, he seems to me, वो मुझे लगता है, he seems to me a very wise man। अब यहाँ पे आ जाओ, in the above paragraph the prepositions are followed by their objects, a manner, our house and me। अब यहाँ पे देखो इधर पे, if the beams of what, of our house, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके प्रिपोजिशन के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो आपके प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैंने बोला एट द डोर, अगर मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, तो यहाँ पे एट मेरा प्रिपोजिशन है। एट व्हाट, Where are you standing? At what? So ये जो पार्ट है ये है मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। Are we clear with this? ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। तो अगर मैंने बोला if the beams of what, beams of what, beams of our house, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। अगर मैंने बोला I am sitting in the car, तो यहाँ पे in the car अगर मैंने लिखा तो इन प्रिपोजिशन है जो बता रहा है मैं कहाँ बैठी हूं, और ये जो है ये होगा इनका ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन। क्लियर? नाउ अ प्रिपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रिपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रिपोजिशन, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यूजुअली एडवर्ब्स जो होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, एडवर्ब्स किसी चीज की पोजीशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं। जैसे मैंने बोल दिया अबव, अंडर, अब ये अबव हुआ, अंडर हुआ, ये जो है ये एक प्रिपोजिशन भी हो सकता है और ये एक एडवर्ब भी हो सकता है। सो कीप इट अबव और पुट इट अंडर, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एक मैंने एडवर्ब की तरह यूज किया है। तो इतना हमेशा याद रखना, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आता है। एडवर्ब आपको बताता है कोई चीज कहाँ पे हो रही है, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन से वो फॉलो नहीं किया जाता, इसको हमेशा याद रखोगे। सो सर्टेन वर्ड्स कैन फंक्शन ईदर एज प्रिपोजिशंस और एडवर्ब्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। जैसे आप एग्जांपल देखो,
ठीक है, अभी पहले क्या लिखा है, एज अ प्रीपोजिशन अ वर्ड शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब अगर आप कोई को प्रीपोजिशन की तरह, कोई वर्ड को प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हो तो वो उस नाउन को बाकी के लोगों के साथ, बाकी के वर्ड्स के साथ कनेक्ट करेगा, बाकी के नाउन के साथ कनेक्ट करेगा, ये हम देख चुके हैं। व्हेन यूज एज एन एडवर्ब, अगर आप उसको एडवर्ब की तरह यूज करोगे, द वर्ड विल मॉडिफाई अ वर्ब। अगर एडवर्ब की तरह यूज करोगे तो वो वर्ब के बारे में बताएगा, वो आपको नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट नहीं करेगा। या तो वो वर्ब के बारे में बताएगा, या तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन के से फॉलो नहीं होगा और वो उनका रिलेशन नहीं बताएगा। यहाँ पे ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड that a preposition will always have an object, जबकि adverb की जरूरी नहीं है उसके पास object हो। Read this table to understand the difference better। अब हम यहाँ टेबल देख लेते हैं। He put his hands above his head। अब यहाँ जो ये वर्ड है he, उसने अपने हाथ, उसके हाथ की पोजीशन क्या है, उसके सर के ऊपर, मतलब उसने इस तरीके से अपने हाथ रखे हुए हैं। अबव हमें बता रहा है कहाँ उसने हाथ रखे हैं, तो इस नाउन को वो इस नाउन से कनेक्ट कर रहा है। और इसमें अगर देखो जो तुम्हारा वर्ड है इसके बाद नाउन आया है जो कि उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अबव व्हाट, अबव हिज हैंड्स, तो इज हैंड्स क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो रीड द सेंटेंसेस गिवन अबव, यहाँ वो बता रहा है प्लेस कि जो रीड द सेंटेंसेस गिवन, कहाँ गिवन है, अबव गिवन है, तो ये एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे। धारा पार्क्ड हर बाइसिकल आउटसाइड आवर हाउस। धारा ने अपनी बाइसिकल कहाँ पार्क करी, हमारे घर के बाहर। तो यहाँ ये जो वर्ड है आउटसाइड, ये एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है आवर हाउस, जो क्या बता रही है, बाइसिकल कहाँ है, ये बाइसिकल की पोजीशन बता रही है विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। यहाँ देखो, इफ यू वांट टू सी द रेनबो यू हैव टू कम आउटसाइड, तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। कम, कम एक वर्ब है, कम मतलब आना, कहाँ आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमें प्रीपोजिशन नहीं यूज कर रहा है, हम इसे प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। The boys ran down the hill happily। जो लड़के थे वो हिल से नीचे दौड़ते हुए बहुत खुशी से आ गए। तो ये जो लड़के हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू द हिल, यहाँ पे ran down the hill। Where did they run? Down the hill। So यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हो, they ran down the hill। अब ये the hill क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। The children took some time to settle down। अब उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, टू सेटल डाउन मतलब टू गेट रिलैक्स, टू जस्ट सिट साइलेंटली। तो यहाँ पे सेटल हाउ, सेटल वेयर, सेटल डाउन, तो ये एक एडवर्ब की तरह हमने यूज किया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, वहां पे ये बताना है कि जो वो प्रीपोजिशन है या वो एडवर्ब है, दैट्स इट। और ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, अगर वो प्रीपोजिशन है तो उसका जो है आपको वो भी बताना है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। द बॉयज रैन आफ्टर द बस। अब ये तुम्हें दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है वर्ड, द बॉयज रैन आफ्टर द बस। तो बॉयज जो है दे रैन आफ्टर द बस, आफ्टर के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर द बस। तो ये क्या हो गया, ये सिंपली आपका एक प्रीपोजिशन हो गया। बॉयज जो थे वो बस के पीछे भाग रहे थे, तो बॉयज की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बस बता दी गई है। सो द बॉयज रन आफ्टर द बस। टाइम फ्लाइज बाय क्विकली। सो अब यहाँ पे टाइम जो है फ्लाई कर जाता है, मतलब टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, टाइम फ्लाइज बाय क्विकली। तो फ्लाइज जो है ये एक वर्ब है, और ये जो क्विकली है ये होता है आपका एक एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो बाय क्विकली है ये एक्चुअली एक पूरा एक एडवर्ब फ्रेज होता है। ये बाय आपका क्या होगा, ये बाय होगा आपका एक एडवर्ब। यहाँ पे आप एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है जैक फेल डाउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। जिल केम, जैक फेल डाउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। तो जिल उसके पीछे आई, टम्बलिंग एक वर्ब है और टम्बलिंग कहाँ, आफ्टर। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, ये हो गया आपका एडवर्ब। पिप्पा लुक डाउन द वेल एट हर रिफ्लेक्शन। पिप्पा जो है उसने नीचे देखा,
It looked down. अब यहाँ पे look down the well. Look down where the well. ये आपके पास ऑब्जेक्ट है. She looked where? She looked down the well. At her reflection. At what? At her reflection. अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे इट लुक डाउन द वेल, यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीपोजिशन. ये हो गए हमारे आंसर्स जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को भी मार्क कर दिया है. नेक्स्ट, ही हैज बीन इल सिंस येस्टरडे. उसकी कल से तबीयत खराब है, तो वो इल तो है, उसके बारे में बता रहा है कब से, येस्टरडे से है. यहाँ पे सिंस क्या आ जाएगा? सिंस येस्टरडे. सिंस आएगा आपका प्रीपोजिशन, ये बहुत बेसिक प्रीपोजिशन है टाइम का, और येस्टरडे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. द बेबी वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइज. बेबी जो थी वो जो नॉइज से डर गई. इट वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइज. अगेन बाय एक प्रीपोजिशन है. बाय व्हाट? बाय द नॉइज. ये भी हो गया एक प्रीपोजिशन. जयंत लेफ्ट लास्ट वीक. जयंत लास्ट वीक निकल गया था एंड वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस. और हमने तब से उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है. कब से बात नहीं हुई है? सिंस व्हेन. यहाँ पे जो सिंस है ये आपको एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. वो बता रहा है कब से बात नहीं हुई है? सिंस मतलब तब से. वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस मतलब तब से हमारी कोई बात नहीं हुई है. ये हो गया आपका एडवर्ब, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है हमारे पास. We went inside as it was very cold on the terrace. अब तुम कहाँ चले गए? तुम अंदर चले गए. We went where? We went inside. तो ये हो गया adverb. Where did you go? You went inside. कहाँ पे? On the terrace. अब on जो है वो एक preposition है और the terrace उसका object हो गया. So यहाँ हो गए हमारे ये answers. Clear? That is it. Here we are done with this particular video जहाँ पे हमने सारे grammar solutions देख लिए हैं. Please डिक्शनरी की जो इन्फॉर्मेशन को हमने समझा है उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. इट इज़ वेरी जनरल बट इट इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नो. ऑल्सो प्रीपोजिशंस के जो लिंक्स हैं वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अगर आपको प्रीपोजिशंस में कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आई विल सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ इन केस आप इन वीडियोज़ को बिल्कुल फाइंड नहीं कर पा रहे हो या मैम प्लेलिस्ट समझ नहीं आ रही है, वाई डोंट यू just go to our website magnetbrains.com, go to the courses, click on the subject that you wish to study and then just select the topic that you wish to study. आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा. It's so very simple, right? And since it is simple and since you understood everything, do not forget to like, share and subscribe. I'll see you soon in my next video where we are going to start with the प्रैक्टिस शीट. जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक में 4th यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.